तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए आर्मी क्लर्क 2025 का एक बैच लेकर आऊँगा। इस बैच में मैं आपको PYQ या MCQs आपको करवाने वाला हूं। मैं रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं और एक नए कंटेंट के साथ में मिलते हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में। बहुत सारा डेटा आपके लिए सर्च करना पड़ता है, एग्ज़ाम पैटर्न को देखना पड़ता है, तब जाके एक पेपर सेट बनता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ ध्यान रखिए, अगर इतना भी नहीं हो पाए तो डोंट वरी, टेंशन ना लें। आप कमेंट बॉक्स में अपने एरर्स मेरे से पूछिए कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को वो आ रही है, एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछिए। देखिए, आज हम लोग सेट नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज डे 7 डे है हमारे पास में, तो बिना समय गवाए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन 1। When Thomas was 15, थॉमस कितने के थे? 15 वर्ष के लिए थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और जेनरस काइंड लड़के थे। एंड ही स्पेंड हिज डेज ओनली रीडिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। देखिए, 15 वर्ष का एक लड़का था और वो बहुत थॉमस 15 वर्ष के एक लड़के थे और इंटेलिजेंट भी थे, दयालु भी थे, और अपना जो समय था वो पढ़ने में, खाने में और सोने में बिताते थे। अदर देन दैट ही डू नथिंग, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते थे। व्हेन द टीचर ऑफ हिज क्लास आस्क्ड हिम एनी क्वेश्चन, जब भी उसकी कक्षा के कोई भी टीचर उससे कोई प्रश्न पूछते थे, ही वुड आंसर इट वेरी इमीडिएटली, वह उसको तत्काल में जवाब देते थे। ही ऑलवेज केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द सोशल एक्टिविटीज़, वह अपने आप को हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ से दूर रखते थे। बट वंस, लेकिन एक बार, व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल, एक बार जब वह विद्यालय जा रहे थे, ही सा अ वेरी ओल्ड मैन बैगिंग ऑन द रोड साइड, उन्होंने सड़क के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को जो है भीख मांगते हुए देखा। एट फर्स्ट ही थॉट, शुरुआत में उन्होंने सोचा, ही शुड स्टॉप देयर, उनको वहां रुकना चाहिए। एंड आस्क हिम वाई ही वॉज बैगिंग, और पूछना चाहिए कि वो क्यों भीख मांग रहा है। बिकॉज ही वॉज टू ओल्ड टू डू दैट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे ये करने के लिए। इंस्टेड ही शुड रेस्ट, उनको आराम करना चाहिए। एट द सेम टाइम, उसी समय, ही रियलाइज दैट, उनको ये महसूस हुआ, इफ़ ही स्टॉप्ड देयर ही वुड बी लेट फॉर द स्कूल। देखिए भाई, उन्होंने, थॉमस ने क्या देखा? स्कूल जाते समय एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और वो इतना गरीब था कि वो भीख भी नहीं मांग सकता था, इतना ज़्यादा बुजुर्ग था वो। और वो स्कूल जा रहे थे, स्कूल जाते समय उन्होंने देखा और कुछ समय रुक गए। ही थॉट फॉर अ वाइल, उन्होंने कुछ देर सोचा। एंड वेंट टू द ओल्ड मैन, और बूढ़े व्यक्ति के पास गए। ही सॉ दैट एवरीवन वाज पासिंग बाय हिम, हर कोई उनके पास से गुजर रहा है। बट नो वन वाज गिविंग हिम आर्म्स, लेकिन कोई भी उनको दान नहीं दे रहा है। आफ्टर सीइंग द इंसिडेंट, जब उन्होंने ये इंसिडेंट देखा, ही टुक आउट 20 रुपीज, उन्होंने 20 रुपए निकाले फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव देम टू द बेगर, और उन्होंने भिखारी को दिए। बाय डूइंग दैट, ऐसा करने पर, ही फेल्ट वेरी गुड एंड रीच द स्कूल गैस्पिंग, और ऐसा करने पर उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। और गैसपिंग एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है हाँफना। दौड़ते हुए अगर जाते हैं और सांस फूल जाती है तो हाँफते हुए जाना, ठीक है, गैसिपिंग। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चंस पर। क्या बोला गया है? हाउ डिड थॉमस स्पेंड हिज डे, थॉमस अपना समय कैसे में बिताते थे? क्या सोशल एक्टिविटीज में बिताते थे? बिल्कुल नहीं, पहला तो हुई कैंसिल हो गया। अच्छा, ओनली रीडिंग, रीडिंग करते थे, ईटिंग करते थे, स्लीपिंग करते थे, बिल्कुल सही बात है, यही वो काम करते थे पूरे दिन भर। ओनली ईटिंग एंड स्लीपिंग, क्या वो केवल सोते और खाते थे? नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। देखिए, हु डिड थॉमस सी ऑन हिज वे टू स्कूल, उन्होंने स्कूल जाते समय रास्ते में किसको देखा? आ हर्मिट, एक जो है संत को देखा, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति को देखा उन्होंने? नहीं। एन ओल्ड मैन, किसकी चर्चा की गई है? बताया गया था कि बूढ़े व्यक्ति को देखा है, तो एन ओल्ड मैन को देखा। अब पुअर वुमेन, इसको भी नहीं देखा था, ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा। चलिए नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट डिड द थॉमस वांट टू आस्क द ओल्ड मैन, थॉमस ओल्ड मैन से क्या पूछना चाहते थे? द रीजन फॉर बैगिंग, भीख मांगने का कारण पूछना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। टू ईट हेल्दी, जो है हेल्दी भोजन खाएं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या पूछना चाहते थे? टू बैग एज मच एज ही कुड, कि वो उतना जितना वह भीख मांग सकते उतना भीख मांगे। टू रेस्ट इंस्टेड ऑफ बैगिंग, क्या बोल रहे हैं कि भाई भीख मांगने की अपेक्षा आप क्या करें? रेस्ट करें, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नंबर 4 पर आ जाते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गैस्प, गैस्प का सिनोनिम क्या होता है? बताइए। अभी मैंने बताया, दौड़ते दौड़ते सांस जब फूल जाती है तो हाँफना होता है, जिसका मतलब होता है गैस्प।
अच्छा, इनहेल का मतलब क्या होता है? सांस लेना। ब्लो का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फूंकना, सांस से किसी चीज को फूंकते हैं ना। ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब सांस होता है। यहाँ पर एक लेटर आया है हीव। हीव का मतलब होता है ठंडी ठंडी सांसें लेना, यानी कि हाफ ना कुल मिला के यही इसका आंसर हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में, हाउ मच मनी डिड थॉमस गिव टू बेगर। थॉमस ने गरीब को कितने रुपए दिए थे? बताइए जरा, क्या 30 रुपीज दिए थे? नहीं। क्या 20 रुपीज दिए थे? जी हाँ, उसने 20 रुपीज दिए थे बैगर को, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 15 नहीं दिए थे, 25 भी नहीं दिए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं पहले अनसीन पैसेज में से। अब एग्जाम में 2 अनसीन पैसेज आते हैं, तो अब ये सेकंड अनसीन पैसेज आ रहा है आपके एग्जाम का। देखिए क्या बोला जा रहा है, द ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है अस्थि पंजर। स्केलेटन सिस्टम इज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोन्स। मानव की जो बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हड्डियों से बना हुआ है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। द क्वालिटी ऑफ द स्केलेटन हेल्प्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रन। हड्डियों के ढांचे से हम बच्चे की उम्र का पता लगा सकते हैं। सम एक्सपर्ट्स आल्सो बिलीव दैट, कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है दैट द मोर गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स गोज इनटू द बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन द स्ट्रॉन्गर द स्केलेटन सिस्टम बिकम। तो बोला गया है जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन मानव बच्चे की बॉडी में जाएगा उतना ज़्यादा उसका स्केलेटन क्या होगा? मजबूत होगा। द एज ऑफ द चिल्ड्रन इज आल्सो डिटरमाइंड बाय काउंटिंग देयर टीथ। बच्चों की उम्र भी उनके दांतों को गिनकर पता की जा सकती है। दिस प्रोसेस मोस्टली यूज्ड एट द प्लेस वेयर द स्पोर्टिंग इवेंट हैपन। जहाँ पर स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर बच्चे की उम्र पता करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं या जो वहाँ टीचर होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे के दांत को गिन लेते हैं। By counting their teeth, expert easily find out their age and get the children to compete with children of the same age। और बच्चे को हम उम्र के लोगों से कॉम्पीट करना सिखाते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है टू डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की उम्र का पता लगाना। यू कैन एग्जामिन देयर स्केलेटन सिस्टम, काउंट देयर टीथ और काउंट द ईयर्स, डे मंथ डेज और क्रोनोलॉजिकली। देखो भैया, या तो उनके दांत गिन लो या दूसरा तरीका क्या है उसका, ईयर मंथ डेज, इनको गिन लो भैया, है ना। किस किस से पता कर सकते हैं? एक तो स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों से पता कर सकते हैं, दूसरा दांतों से पता कर सकते हैं, और तीसरा वर्ष उम्र क्रोनोलॉजिकली कैलेंडर से पता कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमाइन द एज ऑफ द चिल्ड्रन टू काउंट द ईयर्स मंथ डेज। और सबसे ज़्यादा कॉमन वेज होता है कि भैया उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लो कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, उससे आपको ईयर मिल जाएगा, मंथ मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ता हूँ मैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या होता है बताइए? कैसा होता है ये? फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग, अभी इन्होंने पहले ही लाइन में क्लियर बताया है कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम ऑफ मेड ऑफ बोन्स एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो पहला आंसर हमारा यहीं से आ रहा है। आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। वेरी फर्म, बहुत मजबूत। नॉर्मल मतलब साधारण, ये नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। व्हाट डू द एक्सपर्ट बिलीव? एक्सपर्ट्स का क्या मानना है बताइए? दे बिलीव दैट द स्केलेटन सिस्टम इज स्ट्रेंथन बाय फंक्शनिंग। बोला गया है उनका ये मानना है कि स्केलेटन सिस्टम को हम लोग फंक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, हड्डियों को मजबूत करने की तो बात ही नहीं कही है। दे बिलीव दैट द स्पोर्ट्स स्ट्रेंथन द स्केलेटन सिस्टम। क्या उनका ये मानना था कि खेल कूद से हड्डियां मजबूत होती हैं? ऐसा टॉपिक में कहीं नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि खेल के समय बच्चों के दांतों को गिना जाता है जिससे उम्र का पता चलता है, मजबूती के बारे में चर्चा नहीं है। दे बिलीव दैट इफ द मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ इज फाइन। उनका ये मानना है कि अगर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, द स्केलेटन सिस्टम विल बी स्ट्रॉन्गर। उन्होंने बोला फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी है तो स्केलेटल सिस्टम भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या ये हो सकता है आंसर सी? यार इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में तो बोला नहीं था उन्होंने। अच्छा चलो ये होल्ड करता हूँ, जरा देखता हूँ मैं इसको मैं। या फिर दे बिलीव दैट द मोर गुड न्यूट्रिशन गोज इनटू द बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन द स्ट्रॉन्गर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, अपने शब्दों को वापस लूंगा मैं। इसका आंसर जो है सी नहीं बनेगा बेटा, आंसर इसका सी नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसका आंसर डी है, जल्दबाजी में मैंने
सी वाला टिक कर दिया, फाइनल आंसर डी फॉर दिल्ली बनेगा। क्योंकि इसके अंदर ना एक चीज बोली गई थी कि जितना न्यूट्रिशन, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जाएगा उतना ज्यादा हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। देखो कहीं ना कहीं पे लिखा था इसके अंदर कि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर, देखो ये लिखा हुआ है, मोर गुड क्वांटिटी न्यूट्रिएंट गोज इनटू द बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन द स्ट्रॉन्गर द स्केलेटन सिस्टम। भैया यही लाइन है जो इसमें पूछी गई है, ठीक है। नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या बोल रहा है? 8 में बोला गया कि कितने रास्ते हैं जिससे हम उम्र को गिन सकते हैं। हाउ मेनी वेज देयर इज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द चिल्ड्रन। 3 रास्ते हैं भैया हमारे पास। कौन कौन से? एक तो स्केलेटन सिस्टम को गिन लो, दूसरा उनके टीथ काउंट कर लो, तीसरा भैया कैलेंडर पूछ लो, ईयर मंथ डेज। ये 3 मेथड इन्होंने बताए थे। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या बोला गया है? हाउ डू एक्सपर्ट्स फाइंड आउट द एज ऑफ द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द स्पोर्टिंग इवेंट। भाई खेल कूद के समय एक्सपर्ट कैसे बच्चों की उम्र का पता करते हैं? सीधी सी बात है भैया, उनके दांतों को गिन लेते हैं। पहला बोला गया फिजिकल स्ट्रेंथ, इससे भी नहीं। स्केलेटन सिस्टम को नहीं एग्जामिन करते, चेकिंग देयर मेंटल एबिलिटी नहीं। दांतों को गिन लो और सब कुछ पता कर लो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नंबर 10 पर आते हैं। 10 क्या बोलता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की उम्र पता करने का सबसे कॉमन रास्ता क्या है? किस तरीके से बच्चों की उम्र का पता कर सकते हैं? बाय काउंटिंग देयर टीथ, उनके दांतों को गिनकर? बिल्कुल नहीं, दांतों को मत गिनो, है ना। सबसे कॉमन रास्ता क्या है? सबसे आखिर वाली लाइन में बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी, कि ईयर्स गिन लो, मंथ गिन लो, डेज। सीधा कैलेंडर में उनकी तारीख पूछ लो भैया, कब जन्म हुआ था वो बता देगा अपना, सीधा आ जाएगा आंसर बी फॉर बॉम। बाकी की ज़रूरत नहीं है, स्केलेटन सिस्टम चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन क्या अनसीन पैसेज के। अब हमारा चलेगा ग्रामर और वोकेबलरी, ठीक है। तो अब ग्रामर का पोर्शन देखते हैं। वन ऑफ माई डिजायर। बेटा मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, कभी भी सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो और इसके बाद में आता है प्लूरल काउंटेबल नंबर, लेकिन जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर। तो वन ऑफ माई डिजायर ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नंबर हो गया। इसके बाद में वर्ब चाहिए मेरे को सिंगुलर, ये आर है, आर की जगह पे मेरे को क्या चाहिए होगा? इज। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वन ऑफ डिजायर इज टू बिकम अ डॉक्टर। फिर स्पॉटिंग एरर में बोला गया है, अच्छा माई बोथ, दो दो जगह ए हो गया है ना, ये 2 जगह पर ए हो गया तो कुछ गड़बड़ है बेटा। मैं इसमें नया सिस्टम बना देता हूँ, ठीक है। ये पहला वाला ए, ये दूसरा बी, ये तीसरा सी, और ये चौथा डी। यहाँ पर ये है ना, ये एरर क्रिएट कर रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो देखो भैया, माई बोथ डॉटर इन लॉ आर, आर लगा हुआ है। आर का मतलब क्या है कि डॉटर इन लॉ क्या होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो जब कभी भी कंपाउंड नाउन, इसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को कभी भी प्लूरल बनाते हैं तो इसके रूट वर्ड में डॉटर क्या है? रूट वर्ड है, या मेन वर्ड के अंदर आप क्या करते हैं? एस जोड़ते हैं, यानी इसको प्लूरल बनाते हैं। और आंसर आपका हो जाएगा बेटा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। द सम एंड सब्सटेंसेज ऑफ दिस पोएम। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से तैयार कर लें, ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में टकराएगा और टकराता रहा है। हमेशा पहले वाले नाउन को देखा करें। नाउन 1 में क्या है? सम एंड सब्सटेंसेज, फिर बीच में ऑफ आ गया, दिस पोएम क्या हो गया? नाउन 2 हो गया। अब देखो सम एंड सब्सटेंसेज को एक यूनिट माना जाएगा। क्या माना जाता है? एक यूनिट माना जाता है। ये पेयर वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एंड तो लगता है लेकिन ये बनते क्या है? सिंगुलर। आर की जगह इज आ जाएगा, ठीक है। चल क्वेश्चन 14 की तरफ मूव करेंगे। 14 क्या बोल रहा है? 14 वाले में बोला गया है देयर इज अ ब्रिज डैश रिवर। बोला गया है नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। तो कंडीशन समझ लीजिए। पहले तो मैं ऑन के बारे में बताऊंगा। ऑन में क्या होता है? जैसे एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, तो इसका सरफेस क्या है? आपस में टच हो रहा है। जब कैसी सिचुएशन आ जाए, टचिंग सरफेस आ जाए, तब आप लगाते हैं ऑन। अच्छा डाउन का मतलब तो आपको मालूम है नीचे हो, ठीक है। एक्रॉस में क्या होता है? जैसे ये सड़क है, सड़क का लेफ्ट और ये राइट है। जब आप इस पार से उस पार जाएंगे सड़क के तो क्या हो जाएगा? एक्रॉस। ओवर में क्या कंडीशन होती है? ओवर में किसी के ऊपर से होकर गुजरते हैं, जैसे नदी जा रही है, नदी के ऊपर से एक ब्रिज बना दिया हमने। क्या बना दिया? एक पुल बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ओवर वाली कंडीशन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं।
प्लीज मेक हिमसेल्फ योर सेल्फ एट होम। होम से पहले कौन सा प्रपोजिशन आता है? एट आता है। ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड है, याद कर लीजिए आप इसको। ठीक, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल वाले क्वेश्चंस पर। आपके एग्जाम में आर्टिकल का क्वेश्चन और प्रपोजिशन का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, लगातार पूछते आ रहे हैं, तो आप अच्छे से ये दो चैप्टर को तैयार कर लीजिए, आर्टिकल और प्रपोजिशन। इट इज प्लेजर टू मीट सच डैश मैन। मैं एक बार फिर से आपके लिए बना के बताऊंगा। आ से लेकर अगर अंघा तक आते हैं तो अब आप एन का यूज करेंगे, और का से लेके ज्ञा तक आते हैं तब आप ए का यूज करेंगे। तो अभी सिचुएशन में देख लीजिए, एफिशिएंट में किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है। आप आ से अंघा तक यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे एन एफिशिएंट। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो, द सेज लिव्ड इन अ केव इन डैश हिमालय। भैया हिमालय के नाम से पहले क्या आता है? दा आता है, सभी को मालूम है। बहुत बच्चा जैसा क्वेश्चन आ गया बेटा, और बिलीव कीजिए ये पूछा जा चुका है क्लर्क के अंदर। आपको लगेगा कि अरे सर इतना सिंपल, हाँ बेटा पहले पूछा जा चुका है। मैं आपको प्रीवियस 15 साल का जो डेटा है क्लर्क का, उस लेवल में जो क्वेश्चन बने थे उनके, वो सब निकाल के आपको दे रहा हूँ, और कुछ अपनी तरफ से भी लेवल को बढ़ा के दे रहा हूँ। लेवल को अपनी तरफ से इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा खाली हाथ लौटे बेटा। बहुत मेहनत लगती है बेटा इधर तक पहुंचने में। अब आपका टाइपिंग भी है भैया, टाइपिंग पे भी फोकस करो। एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, टाइपिंग पे भी ध्यान दो। टाइपिंग पे तो पहले से ही ध्यान देना था। अगर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट अभी घर पर आ रही है आपकी स्पीड, तो आपकी वहाँ स्पीड आ जाएगी। और अगर 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ स्पीड नहीं आ रही है ना, तो प्लीज़ आप छोड़ दें वहाँ फिर कुछ हो नहीं सकता आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए। अब हम 18 पे चर्चा करेंगे, जो कि PQRS से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोला गया? द लैंडस्केप। अब लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? धरातल। क्या होता है? धरातल। अब इस धरातल के बारे में चर्चा की गई है। द लैंडस्केप विद नेचुरल डिस्प्लेइंग। अच्छा, विद का यूज कब करते हैं? जब पहले किसी की चर्चा हो। हियर इज अ ऑसम। देखो इधर पे एक वर्ब मिल रही है, इज मिल रही है, सिंगुलर वर्ब मिल रही है, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर वर्ब जब मिलेगी, जब इससे पहले क्या होना चाहिए? एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तब हमारे पास में क्या मिलेगी? सिंगुलर वर्ब मिलेगी। अब उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कुछ और मैटर तो नहीं है यहाँ पर। अ रेंज ऑफ डिलाइट्स। अच्छा, रेंज ऑफ डिलाइट्स का मतलब होता है मनमोहक दृश्य। तो अगर मैं सेंटेंस शुरू करूं, मैं पहले तो सबसे पहले मेरे पास सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट में मेरे पास क्या है? द लैंडस्केप। ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में चाहिए मुझे वर्ब। वर्ब किस में आ रही है? लैंडस्केप सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब किस में आ रही है? क्यू वाले पार्ट में वर्ब आ रही है। देखो इज आ रहा है ना इसमें। सबसे पहले साफ ऑफ कर दूँ इसको, हो जाएगा साफ कि नहीं होगा ये? हाँ। अरे भाई इसमें नहीं है वो सिस्टम। तो फर्स्ट वाला ये हो जाएगा, ठीक है, क्यू। दूसरा आप देखेंगे इसके बाद में अब आपको क्या चाहिए होगा? पी। ऑसम विद नेचुरल डिस्प्लेइंग। भैया जो धरातल है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, जिसके अंदर क्या है? नेचुरल डिस्प्लेइंग, यानी प्राकृतिक आवरण बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। डिस्प्लेइंग। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा? पी के बाद में एस आ जाएगा। एस में क्या बोला गया? अ रेंज ऑफ डिलाइट्स। और इसमें बहुत सारी मन को खुश कर देने वाली बात है। डिलाइट्स देखिए प्लूरल है, तो इसके बाद में आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। तो एस के बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा? आर वाला सेंटेंस आएगा। आर सेल्डम सीन टुगेदर। तो देखो पहला वाला लैंडस्केप सिंगुलर था, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई। दूसरा वाला डिलाइट्स जो है प्लूरल था, इसलिए इसके बाद में प्लूरल वर्ब आई। तो एस के बाद में आर आना चाहिए, और एस के बाद में आर आपको एक कंडीशन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो कुछ गड़बड़ हुई, यहाँ 3 लगा हुआ है, 3 को हटाओ। अरे 3 को ही हटाओगे, यहाँ 2 को हटाओगे, ऑप्शन नंबर 2 हटेगा, 3 तो बना रहेगा। बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 19 पर। 19 क्या बोल रहा है? द डॉक्टर एडवाइज हिम। डॉक्टर ने उसको सलाह दी टू गेट सम रेस्ट, कि भैया रेस्ट करो। आफ्टर अ थॉरो चेकअप, एक चेकअप करने के बाद। एज हिज ब्लड प्रेशर वाज क्वाइट हाई, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर क्या था? बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। फॉर हिज एज, उसकी एज को देखते हुए। तो देखिए डॉक्टर सलाह कब करेगा बताइए? रेस्ट करने की सलाह कब करेगा? पहले तो किसी को चेक करेगा मरीज को, तो भैया पहला तो क्यू हो गया। पहले तो भैया चेकिंग बैठ गई। चेक करने पर उसने क्या पाया? आफ्टर थॉरो चेकअप एज हिज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है हमेशा बताइए? ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। वाज क्वाइट हाई। जब डॉक्टर ने चेक किया तो ये पाया कि उसका ब्लड प्रेशर क्या था? बढ़ा हुआ था। इसलिए डॉक्टर ने क्या बोला? टू गेट सम रेस्ट, कि भैया तुम जाके कुछ रेस्ट करो,
फॉर हिज एज, उम्र को देखते हुए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेता हूँ, QRSP, QRSP। ठीक है भैया, यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। पढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब देखिए सिनोनिम्स के ऊपर चर्चा है। सिनोनिम्स में क्या होता है? एफिलेटेड का मतलब क्या होता है बताइए? एफिलेटेड का मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ होना, यानी कि ज्वाइंट होना। एफिलेटेड का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट होना। ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? किसी पर नियंत्रण करना। अच्छा, एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट होना। यही इसका आंसर है। कॉपी का मतलब क्या होता है? नकल करना। और डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। तो ये तीनों तो नहीं आएंगे, केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए 21 पर आते हैं। एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? आशा करना किसी से, होप। आशा करना यानी कि एक्सपेक्ट। अटेंड का मतलब क्या होता है? कहीं पे उपस्थित रहना, जैसे विद्यालय में आप क्लास में अटेंड रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना किसी चीज का, है ना। रिपेंट, पछतावा। रिमोर्स, रिपेंट, रिग्रेट। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है? होपलेस, जो क्या हो जाए, निराश हो जाए। और लॉयत का मतलब क्या होता है? किसी से घृणा करना, यानी कि हेट। ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए बताइए? एक्सपेक्ट का मेरे को क्या, होप का क्या हो जाएगा बताइए? आशा का क्या हो जाएगा? निराशा, क्योंकि अपोजिट बताना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट बताना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। चलो बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 पर। और 22 क्या कह रहा है देखेंगे। व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीज एंड बेनिफिट। देखिए आप पेपर में, अब आपके जो नए वाला पैटर्न है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आने लगा है, यानी वोकैब का लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है। आज का जो पेपर सेट दिया है मैंने, इसके अंदर वो पैटर्न बना के दिया है कि जो क्लर्क इन फ्यूचर पूछ सकता है, यानी 2025 जो टीए हुआ था उसमें कैसा पूछा गया था, या 2024 जो टीए क्लर्क हुआ था उसमें कैसा पूछा गया था, या 2024 जो रिलेशनशिप भर्ती हुई या रेली हुई उनमें किस तरीके का कंटेंट पूछा गया था, वो सारा मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये थोड़ा सा अपडेटेड हुआ है पेपर, अब 2024 से नया आया है इसके अंदर। अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज, सारी बीमारियों के इलाज को क्या बोला जाता है? पहले तो वर्ड देखिए हमारे पास में, एलिक्सर। एलिक्सर का मतलब होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। रेमेडी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का इलाज होता है, क्योर। फिर एंटीडोट का मतलब क्या होता है? विषहर, किसी को सांप ने काट लिया तो उसको एंटीडोट दे दिया। पैनेशिया होता है रामबाण, रामबाण दवा, यानी कि सभी बीमारियों की एक ही दवा, ऑप्शन नंबर बी। या फिर बोल सकते हैं सर्व रोगाणु हर, सभी रोगों को हर लेने वाला। पहले क्या होता था, हमारे पास एक ही दवाई होती थी, नीम के पत्ते। कुछ भी हो जाए तो नीम पेड़ के पत्ते तोड़ लो, तुलसी के पत्ते तोड़ लो, वो खिलाते रहो। पर डे अगर कोई एक नीम का पत्ता खाता रहता है तो बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है, जो है ऑक्सीडाइज करता है हमारी बॉडी को, जितने भी बुरे तत्व हैं उनको बाहर निकाल के फेंकता है, वो नेचुरल फिल्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 23 पर आ जाइए। 23 क्या कह रहा है? 23 में बोला गया है आपको ईडियम्स बताना है, यानी कि मुहावरा बताना है सेंटेंस में। और रेड लेटर डे का मतलब होता है यादगार दिन। क्या होता है? यादगार दिन। जिस दिन आप वर्दी पहनोगे वो आपके लिए कौन सा दिन होगा? यादगार दिन होगा। अ डे ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट, क्या खुशी का दिन होता है? बिल्कुल नहीं होता। अ डे ऑफ हॉरर, हॉरर मतलब डर, डर का दिन होता है? नहीं। वर्स्ट डे, कोई बुरा दिन होता है? नहीं। मेमोरेबल डे, यादगार दिन होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसका फाइनल आंसर। चलिए, तो दोस्तों अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो कंफर्म एक बात है कि आप वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप वो स्टूडेंट है जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। आप वो बच्चे हो जो दिन रात सिर्फ एक ही ख्वाब देखते हो, वर्दी, कि मुझे आर्मी की वर्दी पहननी है, मुझे आर्मी क्लर्क में जाना है। तो प्लीज़ बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन ना ले। आपको जो टीचर, जिस बच्चे को जो टीचर अच्छा लगता है, जिसका पढ़ाना आता अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली वो लाइक कर देता है, उसमें ज़्यादा चिल्लाने करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बेटा अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज उस डाउट को जरूर पूछिए मेरे से कमेंट बॉक्स में, कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे को इंग्लिश के टॉपिक में ये दिक्कत है, सर मैं वो कहाँ से तैयार करूं, मैं ये कहाँ से तैयार करूं, सर मैं ये टॉपिक कहाँ से पढूं, क्या करूं, वो सब मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। मैं अब मैं सारे जो पेपर सेट है उसका पीडीएफ भी शेयर करता हूं, तो आप वहां से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो बोला गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड।
वर्ड की सही स्पेलिंग का चयन करना है। तो कमेटी की स्पेलिंग पहली वाली गलत है, दूसरी वाली भी गलत है, तीसरी तो देखते से गलत है, चौथी वाली सही है। 2 एम आते हैं, एक टी आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चले। और एक ज़रूरी बात, हम रोजाना रात को 9 बजे आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब के ऊपर, प्लीज़ उस वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, जीरो लेवल से अगर आप हो, तो अगर आप ये मेरे वीडियो सीरीज़ को भी देख रहे हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 15+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आपके सही के सही होंगे। 15+ का मतलब ये है 15 क्वेश्चन सही होना, 25 में से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा, या कभी कभी 18 भी हो सकते हैं अगर ठीक है, और बहुत एक्सपर्ट बच्चे हो तो बेटा 23 क्वेश्चन तक सही हुए हैं। मेरी क्लास में लड़कों ने 23 तक सही किया है ना। 25 में थोड़ा दम लगती है, लेकिन 23 तक तो लड़कों ने किया है क्लास के अंदर। ऑफलाइन बैच में तो लड़के 23 तक कर रहे हैं। सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, तो यहाँ पे आप समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पर एक एक्टिव वॉइस बना रहा हूँ और एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर वाज या वर आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, फिर वाज या वर को रख दीजिए, बीइंग का यूज़ करिए, बीइंग के बाद में आप थर्ड फॉर्म लगाइए, बाय लगाएंगे और देन सब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारे पास में फॉर्मेशन आ गई। तो सोहन हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट। वाज हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर्स हमारे पास में क्या हो गया बताइए, ये हमारे पास में हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, तो सबसे पहले बस इतना ढूंढिए कि वाज वर्ब के बाद में बीइंग कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे तो इज बीइंग आ रहा है, तो ये कैंसिल करो। यहाँ आर बीइंग आ रहा है, इसको भी कैंसिल करो। अच्छा, इन दोनों में यहाँ पे वर बीइंग आ रहा है और इंटरव्यूड आ रहा है, ये भी सही है। यहाँ वाज बीइंग आ रहा है, ये भी इंटरव्यूड आ रहा है, ये भी सही है। लेकिन देखो पॉलिटिकल क्या बोला गया है, ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया गया, पॉलिटिकल लीडर्स, एस लगा हुआ है। देखो लीडर्स में यहाँ एस लगा, यहाँ पे एस नहीं लगा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो जैसा क्वेश्चन में होता है वैसे ही आंसर भी होना चाहिए। तो फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। क्लियर बेटा। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक आप सभी बच्चों को बेटा बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।